नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे रजिस्ट्रेशन पर बवाल और रोजी रोटी का सवाल। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मुख्यमंत्री धामी कभी दिल्ली तो कभी उड़ीसा और अन्य राज्यों के दौरे पर व्यस्त है। ऐसे में राज्य में गतिमान चारधाम यात्रा, प्रदेश के जंगलों में लगी आग, भीषण आग के साथ बिजली, पानी की कटौती और मानसून आगमन की कोई चिंता उन्हें नहीं है। और इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार चारधाम यात्रा का सही से संचालन नहीं करा पा रही है, जिससे राज्य की छवि पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं चारधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने के बाद भी राज्य के होटल और अन्य कारोबारी सरकार से बेहद नाराज हैं। इनका कहना है कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा पंजीकरण को लेकर अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं बना पाई है, जिससे यात्रा से जुड़े कारोबारियों का कारोबार ठप हो रहा है। व्यापारियों ने राज्य सरकार से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हटाने की मांग की। बता दें कि 10 मई से शुरू हुई चारधाम की यात्रा में भक्तों का बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत चारों धामों में मात्र 1 महीने में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। वहीं अब तक 40 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने धामों में जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बाद भी कारोबारियों में मायूसी है। अब बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मुख्यमंत्री धामी को राज्य के मुद्दों की परवाह नहीं है? आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर डालिए। देवभूमि उत्तराखंड में विपक्ष ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दलों ने राज्य के मुख्यमंत्री पर प्रदेश के मुद्दों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में गतिमान चारधाम यात्रा, प्रदेश के जंगलों में लगी भीषण आग के साथ ही बिजली, पानी की कटौती और मानसून आगमन की कोई चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, विपक्ष का आरोप है कि सरकार चारधाम यात्रा का सही से संचालन नहीं कर पा रही है, जिससे राज्य की छवि पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने के बाद भी राज्य के होटल और अन्य कारोबारी सरकार से बेहद नाराज हैं। सरकार कहाँ, सरकार नाम की चीज है कहाँ? जंगलों में आग लगी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। वो तो कुदरती तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात हुई, इसलिए वो आग बुझ गई, नहीं तो वो आग देहरादून तक आती। ऐसे हालात थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अब चूंकि आपदा मानसून का सीजन आने वाला है और संभावित रूप से हमारा आपदाग्रस्त प्रदेश है, यहाँ हमेशा आपदाएं आती रहती हैं। सरकार की कोई तैयारी नहीं है, तो राम भरोसे है। चारधाम यात्रा में आपने देखा होगा ना, मतलब सरकार जनित आपदा बना दिया वो चारधाम यात्रा को। सरकार जनित आपदा, मतलब धारा 144 लगानी पड़ रही है सरकार को। क्या सरकार है, सब मजाक बना दिया है। सरकार का एकमात्र ध्यान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है सरकार। हम जनता को भी समझा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को उत्तराखंड से कम प्यार है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो ज़्यादा ललायत लगते हैं। आपने देखा है उत्तराखंड में वनाग्नि से पूरे जंगल जल गए, जंगली जानवर परेशान रहे, मुख्यमंत्री जी चुनाव में व्यस्त रहे। आपने देखा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से यात्रा सीजन में अराजकता का सा माहौल बना था, मुख्यमंत्री जी बयानबीर तो बने रहे मगर चुनाव प्रचार में अपनी नौकरी बचाने पे लगे रहे। उसी तरीके से अब आप देख लीजिएगा, इस समय पर मानसून आने वाला है और मुख्यमंत्री जी उड़ीसा चले गए। बैठक के दौर चल रहे हैं,
मगर समाधान की बात ना तो मुख्यमंत्री जी बता पा रहे हैं, ना जिला के अधिकारी बता पा रहे हैं। आपको बता दें कि 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में भक्तों का भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। गंगोत्री, बद्रीनाथ समेत चारों धामों में मात्र एक महीने में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। वहीं अब तक 40 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने धामों में जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसके बाद भी कारोबारियों में मायूसी है। वहीं प्रदेश के जंगलों में एक बार फिर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसके साथ ही बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। साथ ही अब मानसून का भी आगमन होने जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का इन सभी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं है। शर्मनाक है जिस उत्तराखंड की जनता ने आपको भारी बहुमत से यहाँ विजयी दिलाई और आपको मुखिया की कुर्सी पर बैठाया, जबकि आप एक हारे हुए विधायक थे, और उस जनता के विश्वास को, उसके प्रेम को आप जिस तरह से बार बार तोड़ रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जंगल 1500 हेक्टेयर जंगल धू धू कर जले, लेकिन किसी को कोई सुध नहीं थी। उसके बाद चारधाम व्यवस्थाओं को जिस तरह से हमने चरमराते हुए देखा है, ऐसा पिछले 24 साल में कभी उत्तराखंड में नहीं हुआ कि चारधाम में इतनी अव्यवस्थाएं हों। और अब तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी इतना दूर तक फैल गई है कि यात्रियों के ना होने से जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है, टैक्सी मैक्सी चालक परेशान है। आपने जो रजिस्ट्रेशन का जो कभी हिट एंड ट्रायल मेथड आप अपना रहे हैं, कभी कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी आप ज़रूरत से ज़्यादा भेज दे रहे हैं, कभी आप उसको कर्टेल कर दे रहे हैं, तो खुद लग रहा है प्रशासन को पता नहीं है कि चारधाम व्यवस्थाएं कैसे करनी है। के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार बैठकें ली और बैठक में कहा गया है कि अधिकारी अपने कर्तव्य को समझे, और करीबन 1200 से भी अधिक अधिकारी चारधाम यात्राओं में लगे हैं, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो। इस सब में हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं और एक अच्छा संदेश देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हाँ, पहले राउंड में थोड़ा सा दिक्कतें आई है, अफरा तफरी का माहौल बना, किंतु अब दुरुस्त चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुख्यमंत्री तो इस राज्य की जनता को चलने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इधर किस तरह से आपदा के रूप में यात्रा बन गई, जहां यात्रा को बोलते थे कि ये जो है स्वर्ग जाने का रास्ता बताते थे ना कि, लेकिन ये जो है यात्रा को इन्होंने आपदा में परिवर्तित कर दिया। कहीं जंगलों में आग लग रही, वो तो इंद्रदेव की कृपा हुई कि जो है बारिश हो गई, अदरवाइज़ वो आग जो है देहरादून तक फैल गई होती। जल की समस्या है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या है जो इस राज्य की जनता को ठगने का काम किया गया है। और हम लोगों ने मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, अंकिता हत्याकांड, लेकिन जनता शायद कुछ कमियां हम में भी रही होंगी, जन तक हम पहुंच नहीं पाए। कुल मिलाकर विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी आ गए हैं। दरअसल सीएम धामी पहले लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। इसके बाद मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह और अब ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के बाहर हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में देखना होगा कि राज्य सरकार इन सभी व्यवस्थाओं में कितना सुधार ला पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। थपलियाल साहब हमारे पास में है, वरिष्ठ नेता यूकेडी की ओर से, और राजेश सेमवाल जी हैं, तीर्थ पुरोहित हैं गंगोत्री धाम से, और मनोज ध्यानी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत तो बीजेपी के प्रवक्ता रविंद्र जी के साथ में कर लेंगे। रविंद्र जी, मुख्यमंत्री के पास तो वक्त नहीं है, मुख्यमंत्री चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी दूसरे राज्यों में व्यस्त हैं, पहले प्रचार प्रसार में थे, अब शपथ दिलाने में है। ऐसा आपके प्रदेश की जनता और आपके विपक्षी जो आपके प्रदेश के हैं वो कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये पिटे हुए नेता जनता ने जिन्हें सिरे से नकार दिया, और एक बार नहीं कई चैनलों पे आके मीडिया में आके इस तरीके की बात करते हैं जैसे तो ये बहुत बड़े इनकी जानकारी है, इनके पास बड़ी आफत आ गई है। ये सब आफतें इन्होंने लोगों को बताई, जनता ने तुरंत इनको जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई तुम झूठ बोलते हो, तुम अपना आराम करो, घर में बैठो। अगर कोई आप इस प्रदेश के हित में, विकास में, इसको और प्रगति देने में कोई सुझाव रखते हैं
तो बताएं, अन्यथा ये खाम खां की बातें, झूठ, परपंच, ये सिरे से जिस प्रकार ने जनता ने इनको जवाब दिया ना, अब इन्हें बाज आना चाहिए ऐसी राजनीति से, तो शर्म आनी चाहिए इन्हें। जनता ने कई कई बार इनको जो है लगातार, तीसरी बार तो सांसद में 2 बार इनको इस प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जवाब दिया है, और आगे भी अगर ये यही रखेंगे ना तो जनता भी इनसे हाथ जोड़ने लग जाएगी। कृपया करके भाई आप इनके कांग्रेस के लोगों के वक्तव्य ना दिखाया करो, ये झूठ, प्रपंच और जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का आना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बैठक करके इस प्रदेश के सभी, मानसून आने से पहले सभी जितने पुल हैं, रास्ते हैं, जितने जो सारी चीजें हैं उनको लेके अधिकारियों को निर्देशित दिया। आज ये अखबार के माध्यम से मैं सुबह पढ़ रहा था कि भाई ऐसे पुल जो कहीं ना कहीं कोई उसमें आते हैं कि आगे आके खतरा हो सकता है, ऐसी चिन्हित करें, उनको लगातार मॉनिटर करके उनको ठीक करने का काम करें। अब इनको जानकारी ही नहीं है, ये अभी भी उसी उसमें एंगल में अटके हुए हैं कि जितना ज्यादा हम झूठ बोलेंगे उतना हमें जो है लोग हमें पसंद करेंगे। आज देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है इन्हें। इनके झूठ का प्रपंच इस प्रकार खुला कि इनसे 8500 रुपए के लिए लाइनें लग रही है इनके ऑफिसों में। अब आप बताइए कि जिस प्रकार की इनकी नीति है, जिस प्रकार की, और दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात, एक आम नागरिक को आग बुझाने के लिए मैंने जागरूकता देखी। बिल्कुल, मैं अपने आंखों देखी बात बता रहा हूं, गांव के लोगों को आग लगी जंगलों में, लेकिन इनके मुख्य विपक्षी हैं ये 19 विधायक हैं, एक ने भी, किसी एक ने भी अगर कहीं आगे बढ़ के, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस के विपक्ष के नेता हो, आप क्या मतलब, आप अगर सरकार में नहीं है तो आप सिर्फ आग जंगलों में लगी है उसको और जो है पेट्रोल डाल के और भड़काने का काम करेंगे लोगों के बीच में? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप बताइए ना, आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप सिर्फ ऐसे हाथ बांध के ऐसे खड़े रहेंगे कि नहीं जी नहीं, हमें नहीं पता, हम सरकार में नहीं है। अरे भैया, शर्म करो, शर्म करो। इसलिए जनता बार बार आपको नकार रही है। इस प्रदेश की छवि को मत खराब करो, कृपया करके इस प्रदेश की छवि को मत खराब करो। पर्यटन, तीर्थाटन इस प्रदेश की रीढ़ है, इसको ना खराब करो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि बेवजह के मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आशीष जी, आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए आप विपक्ष में हैं और जनता आपको लगातार हर चुनाव में जवाब देती जा रही है और बेवजह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जबकि ये सभी समस्याएं ठीक है। देखें, शर्म आनी चाहिए रविंदर भाई को, जो जनता के मुद्दे उठा रहा है उसको कह रहे हैं पिटे हुए नेता। मतलब जनता के मुद्दे भी ना उठाएं। अभी आपके चैनल में तीर्थ पुरोहित भी आ रखे हैं, वो भी जवाब देंगे। ये हमारी समस्या थोड़ी है पर्सनल, हाँ, राज्य की समस्या जो है वो हमारी समस्या है। हम विपक्ष में है क्योंकि सरकार तो अंधी हो रखी है, सरकार तो सत्ता के नशे में चूर है। आप देखें, जिनकी जनता ने हिगड़ी निकाल दी, जो कहते थे अब की बार 400 पार, को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, अपंग बना दिया। दो गले में सांप लटका दिए कि आप हिल नहीं सकते, दोनों हाथ इनके बांध दिए आज की डेट में, पर तब भी शर्म नहीं आ रही है। जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे 10 लाख वोट से जीतेंगे, वो 1.5 लाख वोट में खड़े कर दिए, खड़ाने लगे थे। तो उसके बाद भी इनको शर्म नहीं आ रही, वो हमें बोल रहे हैं। हमने तो अचीव किया है, हमारी सीटें बढ़ी हैं और आपकी घटी है। इसका सीधा सीधा कारण आपका ये, जिस तरह से भी आपने घमंड से जो बातें बोली, ये है। सवाल किया जाता है सत्ता से और आज सवाल किया जा रहा है विपक्ष से कि आप आग क्यों नहीं बुझा रहे हैं। बताएं, सत्ता का काम है व्यवस्थाएं देखना कि विपक्ष का काम है? आपके कामों से कौन सुखी है आप बता दें। तीर्थ पुरोहित आपकी हरकतों से परेशान है, वहां का व्यापारी आपके कामों से परेशान है, जो तीर्थ यात्री आ रहा वो परेशान होके जा रहा। तो आपकी व्यवस्थाएं कहाँ पे हैं? आपने क्यों नहीं, जब ये शुरू हुई थी तीर्थ यात्रा, तीर्थ पुरोहितों वहां के व्यापारियों के साथ बैठक क्यों नहीं की? हम थोड़ी कह रहे हैं हमारे साथ बैठक क्यों नहीं की, हम तो कह रहे हैं वहां जिनको समस्याएं हो रही हैं, जो समस्याओं को उठा रहे हैं, उनके साथ एक बैठक करते, वो आपको प्लान बताते। आज वाकई स्थिति चार धाम की ये हो रखी है कि होटल खाली पड़े हैं, होटलों में लोग है ही नहीं, ये अपने कागज दिखा रहे हैं, इतने लाख आ गए, इतने लाख आ गए, हल्ला कर रहे हैं। वहां अगर हुआ होता तो तीर्थ पुरोहित आपको क्यों बोलते, वहां का व्यापारी क्यों बोलता? सबको आपने परेशान करने का काम किया है। और जो झूठ फैला रहे हैं कि ये जनता के हम लोग जो है बोल रहे हैं, तो हम तो निश्चित बोलेंगे। जनता को जब तकलीफ होगी तो वो तकलीफ सीधे सीधे वो तकलीफ हमें होती है और हम बोलेंगे। और आप लोगों को जनता ने सबक सिखाया
जो कहते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सर देखिए, उनको ये उसी तो आप जगह से देश की भाग- बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तराखंड पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तराखंड के लिहाज से नजर डालें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का हाल तो बद से बदतर होता जा रहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, इन मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं कर रही, ये मुद्दे हैं, समस्याएं हैं आम जनता के सामने, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा पा रही है? और अगर वाकई में है तो जनता को आपकी बात सुननी चाहिए। उठा रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं पिटे हुए लोग हैं। आप देखे ना सामने सामने क्या बोल रहे हैं। हम अरे मुद्दे तो उठा पिटे रहे हुए हैं, जब नहीं तुम बोलो भी मत। जब आपकी बात बोल नहीं जनता सकते। समझ रही है यही कि आप बोलेंगे झूठ कि बोल ये रहे हैं, तानाशाह तो हैं। पिटे हुए नेता ही ठीक है, बोलेंगे। ठीक है रविंद्र जी, तानाशाही अब आप करेंगे। बीच में नहीं, हम रविंद्र जी आपकी प्लीज देखिए, आप शिकायत बोल रहे थे, हमारी उन्होंने बीच में नहीं बोला, मैं उनके पास गई तब उन्होंने अपनी बात को पूरा किया। देश से कैसे पीटते हैं, ठीक 6 है, ठीक महीने है। नहीं लगेंगे आपको। देश के अंदर से बाहर निकलने में 6 महीने लगेंगे। ठीक और एक है। बार केंद्र की सत्ता पलटेगी तो सारे राज्य की सत्ता पलटेगी। ठीक है। देखना आप लोगों को क्या हाल होगा। घमंड कभी नहीं चलता। अच्छा ठीक है, घमंड ठीक है, अभी चूर चूर धमकी होता मत है दीजिए और आशीष जी, बहुत धमकी थोड़ी जनता देंगे ने आप। दिखाया। ठीक है, इंतजार कीजिए, जनता के मत का इंतजार कीजिए, उसके बाद जो करना है कीजिएगा। ठीक है, थपलियाल साहब के पास में जाएंगे। थपलियाल साहब, स्वागत आपका भी के न्यूज इंडिया पर। थपलियाल साहब, असल में समस्याएं बहुत हैं, चाहे जंगल की आग हो या फिर चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का बोलबाला हो। इन सब समस्याओं के बाद भी मुख्यमंत्री अन्य प्रदेशों में व्यस्त हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि मुख्यमंत्री ने बड़ा जिम्मा संभाला, बीजेपी के लिए बहुत काम किया, एनडीए के लिए बहुत काम किया, प्रचार प्रसार में वो रिकॉर्ड तोड़ गए। अब बड़ी बात यह है कि प्रदेश की अपनी समस्याएं इतनी हैं जो जनता का दम निकाल रही हैं, और बीजेपी के रविंद्र जी हैं जो कह रहे हैं कि भाई समस्याएं सब ठीक है, मुख्यमंत्री तो जितनी भी देर रहते हैं उतनी देर में भी बैठकें कर लेते हैं, निर्देशित कर देते हैं अफसरों को। क्या निर्देशित कर देने मात्र से सभी चीजें ठीक हो जाती हैं? क्या चारधाम यात्रा व्यवस्थित चल रही है? आपसे जवाब चाहेंगे, इसके बाद राजेश जी से भी हम बात करेंगे। देखो, हमें बार बार इनकी आलोचना करने में भी अब शर्म आने लगती। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि जो इनके खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र सीधा सरकार पे उंगली उठाई है, चाहे पहले उन्होंने देवस्थान बोर्ड के बारे में कहा हो, और चाहे अभी जो नंगा नाच खनन का हो रहा है उत्तराखंड की धरती पर, उसकी तरफ जो इशारा किए हैं इनके मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से यहाँ के हालात हैं उन हालातों से जग जाहिर है इनकी केंद्र की सरकार ने खुद ही इंटरवेंट किया है तीर्थ यात्रा पे। जब उन्होंने देखा कि यात्रा पर्यटन जो है इनके नियंत्रण से बाहर जा रहा है तो खुद केंद्र सरकार ने इंटरवेंट, गृह मंत्रालय ने इंटरवेंट करके और अपनी व्यवस्थाएं, अपना हेल्प दिया है, सबको मालूम। इट मीन्स कि जो सरकार एक मुख्य जो चीज है हमारा पर्यटन, उसको संचालित नहीं कर पा रही है, जो बाकी तो दूर रहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजधानी के मुद्दे, मतलब जितने मुद्दे, चाहे अंकिता हत्याकांड के मामले में बोल रहे हो, चाहे अग्निवीर के मामले में बोल रहे हो, सबको किनारे कर दो। लेकिन जो शब्द, जो इनका एक मदर संगठन है संघ आरएसएस, और उसके सुप्रीमो ने जिस तरह से कल जो बोला, उससे तो जो थोड़ा भी जिसमें शर्म हो तो उसको समझ जाना चाहिए। ऐसे शब्दों से जिस तरह से हम यहाँ पे पेश आते हैं इनके प्रवक्ता, उससे बचना चाहिए उनको, नहीं तो जनता बस देखिए ना किस तरह से बातें यहाँ पे मीडिया के आगे, पिटे हुए नेता, लाना फलाना। और ये नहीं कि आफ्टर ऑल वो मुख्यमंत्री कर क्या रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर, और उसको अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन इनके नेताओं को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने धरती जीत ली है। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब जानते हैं कि जिसमें हजारों खामियां हैं, जिसमें कि एसटी एड और तमाम सब सवाल हैं जो कि क्यों लटके हुए हैं, एक नादान बच्चे की तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाकर और उछल कूद मचा रहा पूरे देश पे, और अपना राज्य चल रहा है, पूरी तौर से चल रहा है। व्यवस्था ना इनके हाथ में पर्यटन है, ना इनके हाथ में पुलिस व्यवस्था है, ना इनके हाथ में सुरक्षा है, इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, और उसके बावजूद भी ये नहीं समझ रहे हैं। बहुत दुख की बात है। इस व्यवस्था जो है, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी है, इनका मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बेचारा उसके बस से बाहर है उत्तराखंड को संचालित करना, लेकिन हमें आलोचना करने में भी शर्म आ रही है कि किस तरह से, क्योंकि उन्होंने पूरा माननीय जो हमारे मोदी जी हैं उनकी नकल करते हैं। उनको मालूम है कि मैं बोल दूंगा जनता बेवकूफ बन जाती है, नहीं तो जमीन में तो कुछ है ही नहीं। वो कहाँ इनकी स्मार्ट सिटी गई, कहाँ इनकी राजधानी गई, कहाँ कुछ भी एक कदम आगे उत्तराखंड नहीं बढ़ पा रहा है।
पेड़ काटे जा रहे हैं, पर्यावरण पे नुकसान हो रहा है, थार जैसी चीजें केदारनाथ में पहुंचाई जा रही हैं जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, श्रीनगर में अभी विदेशी शराब की दुकान खोली, किसको कहें, कैसे कहें? चुनाव में 6 करोड़ की शराब पहाड़ के अंदर पहुंच जाती है, हम किसी को नहीं बोल पा रहे। बहुत ही दुखद स्थिति हो गई है। हमें ऐसा लग रहा है कि पृथक राज्य उत्तराखंड की लड़ाई, जो 42 साजिशों के बाद ये राज्य मिला, ये बेकार हो गया। बहुत बड़ी भूल हो गई। ऐसे बंदरों के हाथ में सत्ता चली गई जिनको कुछ नहीं मालूम, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद रहे हैं। ठीक है, लेकिन थपलियाल साहब देखिए, आपको मैंने देखा है चर्चा में, आप हमारे साथ अक्सर रहते हैं। शिकायत अगर है कि आखिर सत्ता गलत हाथों में, तो जनता के वोटों में या फिर नतीजों में हम कह लें वो दिखता क्यों नहीं है? ये जनता को गाली दे रहे हैं थपलियाल जी, देखिए, है ना, वो दिखना चाहिए। अगर जनता किसी को चुन रही है तो ये तो जनता के मत पर सीधे तौर पर सवाल उठाना हो गया, इसीलिए इनका बेहाल है। ये जनता को बात करें, ठीक एक 26 साल के लड़के ने जिस तरह से पहाड़ों में जनता का विश्वास जीता है, जिस तरह से इन्होंने अरबों रुपया अपने विपक्षियों को बदनाम करने में खर्च किया है, जिस तरह से इन्होंने विपक्षी दलों के राजनीतिक पैटर्न पर, कार्यशैली पर आप खूब सवाल उठाइए, लेकिन देखिए जनता, यूकेडी जैसी पार्टी ठीक है, को सीखने की जरूरत है। और देखिए यूकेडी ने बहुत अहम किरदार निभाया उत्तराखंड के राज्य गठन में, लेकिन अब अगर नहीं जनता का विश्वास मिल रहा है तो इस पर आपको भी काम करना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, अभी आपस में बहस नहीं। रविंद्र जी प्लीज। ठीक है, तीर्थ पुरोहित हमारे साथ में है, राजेश सेमवाल जी। थपलियाल साहब प्लीज शांत हो जाइए। अब तीर्थ पुरोहित है, राजेश सेमवाल जी, उनके पास में जाएंगे। स्वागत सर आपका भी, गंगोत्री धाम से है। राजेश जी, मैं सच जानना चाहती हूँ कि आखिर असल में क्या समस्याएं यात्रियों के सामने आ रही हैं, और सरकार जो ये दावा करती है कि 4 धाम यात्रा में सभी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त है, अप टू डेट है, वो दावा कितना ठीक है उनका? अब तो व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त हो गई, लेकिन जब 10 मई से चारों धाम की यात्रा प्रारंभ हुई तो सरकार को और प्रशासन को चाहिए था, शासन और प्रशासन को, कि उससे पूर्व सारी जो है चारों धाम में आएंगे। लेकिन चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अगर एक दिन में एक धाम में 20 से 25 हजार लोग आएंगे तो उनको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। जब आपने देखा होगा गंगोत्री धाम में एक बार में यात्री 11-12 मई को जो है बहुत ज्यादा संख्या में यात्री जो है पहुंच गए। उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आया, फिर पुलिस लगी, फिर जो है ट्रैफिक को जो है कंट्रोल किया गया, कई जगह हो गया। उस बीच में जो 5-6 दिन जो बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो गया था मामला, उसको व्यवस्थित करने में बहुत ज्यादा समय लग गया, उससे यात्रियां बहुत परेशान हुए। धामों में कहीं कोई समस्या नहीं है, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदार में हो, चाहे बद्री में हो। 20,000-25,000 लोग आए, सबने दर्शन किए, सब लोग निकले। जितने भी लोग परेशान हुए, आप हमारे यहाँ गंगोत्री वाले उसमें देखते हैं, गंगनानी से लेकर के हमारा भैरव घाटी तक के बीच में 50 से 52 किलोमीटर का जो रोड है, उस रोड पर जो है जगह जगह जाम लग गया, और लोगों को इस 50 किलोमीटर को तय करने में 22 घंटा, 24 घंटा, 28 घंटा लग गया, क्योंकि जाम लग गया। उस जाम को खुलाने में प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। अगर ये सारी व्यवस्थाएं जो 16-17 तारीख तक बन पाई, अगर ये सारा ट्रैफिक चार्ट अगर 9 तारीख तक बन गया होता तो ये विसंगति नहीं होती, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ में हो। बाद में ये बनाने से सारी अव्यवस्था हो गई, और उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है सारे यात्रियों को हरिद्वार में रोक दिया। लाखों की संख्या में लोग वापस चले गए, और उसका नतीजा यह है कि आज धामों में जहां 12 से 14,000, 15,000 लोग होने थे, आज गंगोत्री धाम में 3,000 से 4,000 से ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि लोग रजिस्ट्रेशन, सारा रजिस्ट्रेशन का जो है मामला फुल हो गया, लोग बाहर से आए नहीं, और मैसेज बहुत खराब चले गया कि अव्यवस्था हो रही है। तो मेरा तो हमेशा ये रहा, हमने पहले भी कहा कि आपको सारी जो ट्रैफिक, क्योंकि हमारी जो रोड है वो बहुत सक्रिय है, रोड बन नहीं पा रही है, रोड जो है बन नहीं पा रही है, और उसमें इतना नहीं है, अगर पहले से प्लानिंग होती तो हमारे कई स्पॉट ऐसे हैं कि जिन पर थोड़ा बहुत काम करके उसको जो है थोड़ा चौड़ा बनाया जाता तो गाड़ियां निकल जाती। कहीं पर थोड़ा सा मलबा आ रखा है, इस बार कहीं पर भी प्रशासन के द्वारा जो हमारे यहाँ बीआरओ जो रोड का संचालन करती है, उसने कहीं पर कोई काम नहीं किया, उसके वजह से बहुत ज्यादा विसंगति हो गई। आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, 14,000 से अधिक लोग जो है गंगोत्री धाम में थे। इस बार 17-18,000, 4,000 का फर्क आया, लेकिन व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ गई।
तो मेरा तो सरकार में बैठे हमारे रवि जी बैठे हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचाएं, और एक अपने सत्यपाल महाराज जी बैठे हैं जो कि जिन्होंने कहा कि लोकल देवी देवता पहुंच गए, उनसे अव्यवस्था बिगड़ गई है। उनको समझाएं कि देवी देवता तो अभी भी नहीं आ रहे, इक्के दुक्के लोग आ रहे होंगे, उन वजह से कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ी। उनको समझाओ कि इससे कहीं व्यवस्था नहीं बिगड़ी। अगर प्रशासन अगर पहले मुस्तैद रहता तो ये विसंगति नहीं होती, हल्की फुल्की होती तो उसको जो है तुरंत सुधार लिया जाता। लेकिन जब सर से पानी निकल गया तब व्यवस्थाएं सुधरी, तो अब तो जो हो गया यानी देरी हुई कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई जो अभी भी ठीक होनी बाकी है, और देखिए उनको ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें जो है वो बिगड़ जाती हैं तो फिर स्थिति खराब होती रहती है। ठीक है, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल देवभूमि के दंगल में छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी जानकारी पहले सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको कुवैत से बताते हैं। बड़ी जानकारी कुवैत से आपको बताएंगे। इस बीच कुवैत से एक बड़ी खबर, जहां पर 6 मंजिला इमारत में आग लगने की बात सामने आई है। कुवैत में 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई है और कई लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। कुवैत से बड़ी जानकारी आपको बता दें, अग्निकांड में 40 भारतीयों की मौत की खबर सामने आ रही है। कुवैत से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत में 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इमारत से लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय मजदूरों के कैंप में भीषण आग लग गई। तो भारतीय मजदूरों का ये कैंप, फिलहाल 40 भारतीयों की मौत की बड़ी खबर सामने आई है। इस वक्त की आम खबर, कुवैत में 6 मंजिला इमारत में आग लगने से 40 भारतीयों की जान चली गई। कुवैत अग्निकांड में 40 भारतीयों की मौत हो गई है। 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। बड़ी खबर आपको हम बता दें, और भारतीय मजदूरों के कैंप में आग लगी। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कुवैत सरकार के संपर्क में है भारत सरकार। 40 मजदूरों की बताया जा रहा है जान चली गई है। भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, तो देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। कुवैत से बड़ी जानकारी, मरने वालों में दक्षिण भारत के ज्यादा लोग होने की बात से बताई जा रही है। कुवैत से बड़ी खबर, 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए 6 मंजिला इस इमारत से किस तरीके से धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस अग्निकांड में 40 भारतीयों की मौत हो गई है। कुवैत से बड़ी खबर आपको बता दें, तो कुवैत से ये बड़ी जानकारी, जहां पर 40 भारतीयों की जान चली गई। 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। हालांकि अब भारतीय सरकार संपर्क में, भारतीय मजदूरों के कैंप में आग लगी है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से धुआं इस बिल्डिंग से बाहर आता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो बेहद भीषण इस घटना को हम कहेंगे। 40 भारतीयों की जान चली गई है। कुवैत से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से ये घटना हुई, और जिसमें 40 भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे में 40 भारतीयों की मौत की खबर सामने आई है, जिसके बाद अब हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। और मरने वालों में ज्यादातर लोग दक्षिण भारत के बताए जाते हैं। 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। कुवैत से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, तो कुवैत से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां आग लग गई। आप देखिए 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है। और वापस देवभूमि के दंगल का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। अब हम मनोज ध्यानी जी के पास पे जाएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। मनोज जी, देखिए आपने सुना लगभग सभी के प्रतिक्रिया। एक तरफ गंगोत्री धाम के पुरोहित हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि समस्याएं थी हैं, और इसके पहले के भी जब यात्राएं होती थी तब भी वो वैसी ही थी। तो ये बड़ी बात है। सच आपको क्या लग रहा है? देखिए मुख्यमंत्री भले ही उत्तर के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन क्या जो विपक्ष कह रहा है वो आपको ठीक लग रहा है? विपक्ष कह रहा है कि भाई मुख्यमंत्री के पास तो प्रदेश की समस्याओं के लिए वक्त ही नहीं बचा है।
देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड विषम परिस्थितियों वाला प्रदेश है, इस पे कोई दो राय नहीं है। ये हम सभी जानते हैं, प्रत्येक बच्चा जो है वो इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है। उत्तराखंड में पर्यटन कैसा होना चाहिए, पर्यटन और तीर्थाटन के बीच में घालमेल ना हो, तीर्थाटन को तीर्थाटन के तरीके से और पर्यटन को पर्यटन के तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। ये राज्य निर्माण के तारीख से हम सभी बोल आए हैं और तमाम लोगों ने इस बारे में बहुत बातें सरकार के समक्ष रखी हैं। सरकार जब सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है तब एक्शन में आती है और ये दिखाता है कि उनकी प्री प्लानिंग जो है बिल्कुल शून्य रहती है। उनको नहीं मालूम कि हमारे को किस तरीके से प्लान करना है। कोई घटना घट जाती है, मान लीजिए जैसे अंकिता भंडारी की जो घटना थी, सरकार ने सबक लिया होता, प्रॉपर जितने भी होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, वहाँ पर प्रॉपर एक मैकेनिज्म डेवलप रहता, उसमें जितने कर्मचारी हैं उनका डाटाबेस रहता, उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती, तो वो घटना नहीं होती। अगर उनके पिता को इधर उधर भगाया नहीं जाता, जहाँ पे वो रिपोर्ट करने गए थे पहले ही रिपोर्ट कर लिया जाता, तो शायद बहुत सारी चीजें जो है सामने आती। तो जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तब चीजें पता लगती हैं। अभी आप देखिए सहस्त्रताल में 9 जो पर्यटन ट्रैकर्स थे उनकी जान चली गई। तो मतलब कौन जिम्मेदार है? क्या कारण है कि उनके ट्रैकर्स ये बोलते रहे कि हम 36 घंटे तक वो जो बॉडीज थी, डेड बॉडीज थी, उनके पास बैठे रहे। सिचुएशन खराब होने वाली है। हमारा मौसम वैज्ञानिक क्या बता रहे थे, क्या वो मौसम की सही जानकारी नहीं दे पाए? क्यों नहीं डाउनलोड हो पाए? कि आज के आधुनिक काल के युग में ये फेलियर नहीं कहा जाएगा तो इससे कोई पीठ थपथपाने वाला काम तो नहीं कहा जा सकता कि आप बता ही नहीं पा रहे कि कोई ट्रैकर्स आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप उसको कन्वे नहीं कर पा रहे कि मौसम खराब होने वाला है, 9 लोगों की जान चली गई, किसी को कोई सबक नहीं हुआ। पूरे जंगल के जंगल धू कर जल उठे, लेकिन सरकार की जो तैयारी है इन 24 सालों में, ये तो है नहीं कि इसी बार जंगल चले, उससे पिछले साल भी चले, उससे पहले भी चले और लगातार चलते जा रहे हैं। हर बारी आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है 2025 और 2026 में दोबारा चर्चा करेंगे कि जंगलों में आग क्यों लगी। बिल्कुल। और देखिए ये जितनी भी, मनोज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितनी भी समस्याओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो 4 धाम की यात्रा हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है, सरकार किसी चीज से अवगत नहीं है, सरकार क्या खामियां आती हैं उससे अवगत नहीं है, ये सब सरकार को ज्ञात है, लेकिन बावजूद उसके उनमें सुधार ना होना नहीं, बिल्कुल कमापन है। और मैं आपको बताऊं कि अभी विंटर अभी क्या है, सर्दियां गई हैं, सर्दियों में 99% डेफिशिएंसी इन विंटर रेनफॉल, जो सर्दियों की जो बारिश होती है उसमें 99% कमी आई है। 99%, मतलब ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। गर्मी देखिए इस समय जिस लेवल पे है, हिमालय के सारे स्रोत सूखने के कगार पे पहुंच जाएंगे। अतिवृष्टि जो है, जो बादल जो बनेंगे अब, वो इस बार शायद जो घटनाक्रम आएगा तो बादल फटने की घटनाएं 2 गुना मिलेंगी, हमारे 4 गुना मिल सकती हैं, 5 गुना मिल सकती हैं। तो क्या तैयारी है? वेयर इज एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की क्या तैयारियां हैं? क्या मैकेनिज्म्स होंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सीख हमारी सरकारें ले रही हैं। मंत्र मुग्ध अवस्थाएं हैं। आदमी बिना जीते मुख्यमंत्री बनता है और तब फिर जीतने के बाद अपने को जो जीता हुआ है फिर तो राज्य का छोटा मोटा इलेक्शन तो वो वैसे भी मैनेज कर ही लेता है। ये स्थितियां हैं। यथार्थवादी अगर आप चलेंगे तो राजनीतिक चरित्र बिल्कुल शून्य है उत्तराखंड के भीतर। और दुर्भाग्य यह है कि उत्तराखंड के अंदर जो विपक्ष है, कांग्रेस का तो हाल आपने देखा, लोकसभा चुनाव से पहले सारे मंत्री भाजपा में जाते जाते मतलब चले गए, विधायक जाते रहे, मतलब दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर पार्टी। शायद अब उनका केंद्रीय नेतृत्व तो मजबूत हुआ है तो आगे
ऐसा ना हो, दे कैन कंट्रोल देयर पार्टी। अदरवाइज हालात ये है कि खरीदने वाला खरीद रहा है, बिकने वाले बिक रहे हैं, और उत्तराखंड के बारे में सोचने का किसी को समय नहीं है। वो तो धन्य हो कि राधा रतूड़ी जैसी एक कर्मठ और ईमानदार नौकरशाह चीफ सेक्रेटरी के तौर पर उत्तराखंड में है। अन्यथा यहाँ तो ये जो पर्यटन का और ये तीर्थाटन का घालमेल और तीर्थाटन के जो मिसमैनेजमेंट हो रहा था, पता नहीं कितनी बड़ी घटना क्रियान्वित हो सकती थी। आप ये देखिए कि केदारनाथ में, प्रश्न करिए इनसे कि मूर्खों, आज के आधुनिक युग में सारी दुनिया को आप कह रहे हो कि सोलर पावर बैटरीज, ई व्हीकल्स और जो हरित जनित जो है वो गाड़ियां यूज करिए, बायोफ्यूल नहीं करना चाहिए, तो आपने थार क्यों भेज दी केदारनाथ में? बिल्कुल, है ना? क्या आवश्यकता थी? नहीं, और बात तो ये भी की गई ना कि उसका पर्पस कुछ और बताया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात वही ना कि आपने बताया उसका इस्तेमाल उस तरीके से होगा कि नहीं, ये सुनिश्चित कौन करेगा? इसकी गारंटी किसकी होगी? ये अय्याशी के लिए वीआईपी कल्चर को बढ़ाने का, उसको एक कदम और आगे चलने का एक कदम है। जिस तरीके से उन्होंने जो हमारे ताल है, बुग्याल है, बुग्यालों में त्रिवेंद्र रावत जी के समय पे क्या वहां गुप्ता जी की शादी नहीं करवाई थी इन्होंने? उन बुग्यालों की संस्कृति को पूरा धराशायी किया, और अब केदारनाथ जी में थार पहुंचा दी, है ना? ये मूर्ख जमात ये नहीं जानते कि ये शिव तत्व है, विनाश कर देगा, और ये बहुत बच जाएंगे। अग्निवीर की मैं एक समस्या लेकर आपके समक्ष यहाँ पर डिबेट में बोलना चाहता हूँ। क्या उत्तराखंड के जो अधिकतर लड़के हैं रोजगार में, हर घर से जो फौज में है, हर घर से एक फौजी है। हमारे लिए फौज की नौकरी बहुत बड़ी नौकरी होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत बड़ी नौकरी होती है, रेलवे में अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए बहुत बड़ी होती है। आपने अग्निवीर जैसी योजना लगा के माथे चिपका रखी हम उत्तराखंडियों के, तो ये, और उसके बारे में बोलने में पेट दर्द होता है राजनीतिक सत्ताधारी दल को, उसके मुख्यमंत्री को, और ये शर्म की बात है। और मुझे लगता है, सोचिए, अपने गिरेबान में झांक कर बात करिए कि क्या अब सही कर रहे हैं, ये नीतियां सही हैं, और क्या इससे भला हो पाएगा प्रदेश का, इस बारे में जरा सोचिए। खलंगा देहरादून का, उसमें पेड़ काटने के लिए कि भाई वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे और 2000 पेड़ काट देंगे, और सोंग नदी पे 9000 पेड़ काटने के ऑलरेडी ऑर्डर्स क्रियान्वित हो चुके हैं। आप देहरादून को तबाह किए जा रहे हैं। आप हिमालय को कहां पर छोड़ रहे हैं? कोई एक स्थान बता दिया जाए। जागेश्वर धाम में जो खड़े हुए देवदार के वर्षों के वृक्ष हैं, आप उनको तबाह करने में, तो तोड़ने में लगे हुए हैं। वेयर इज दिस गवर्नमेंट इज हेडिंग टू? यहाँ पे मुझे लगता है कि उत्तराखंड के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, आने वाले समय में ठीक है, उत्तराखंड की जनता बहुत बड़ा प्रतिकार करेगी। ये ईवीएम पहले दूसरे चरण में खेला हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं हो पाया जब सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म सी का मैटर चला गया। ठीक है, ये गलतफहमी है कि 2.5 लाख से जो जीतने वाले हैं 4-4 लाख से आज चुनाव करा दिया जाए। मैं गारंटी कहता हूँ कि अगर वो ये बड़ी जीत, इसका आधी या 1/3 इससे भी वोटों से जीत हासिल कर लें। लेकिन सर देखिए वोटिंग प्रक्रिया या वोटर पर कैसे सवाल उठाएं सर? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है, इस पर सवाल कैसे उठाए? अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं होती। गरिमा जी, एक बात और ऐड कर रहा हूँ। मोहन भागवत जी ने एक नसीहत दी है, प्रतिपक्ष को प्रतिपक्ष की तरह समझिए, उसको विपक्ष मत कहिए, उसे शत्रु मत मानिए। उन्होंने संदेश दिया है, और आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो फिर वही ढाक के 3 पात। आप सम्मान नहीं दे सकते अपने समकक्ष राजनीतिक प्रतिपक्ष को। ये ऐसे कैसे चलेगा? इसमें लोकतंत्र इस तरीके से तो चल नहीं सकता। लोकतंत्र संचालित होना चाहिए, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि क्षेत्रीय दल को अपने भीतर एक आकलन करना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की जनता को जगाया राज्य के संघर्ष के लिए, अब राज्य बिगड़ रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है अपनी ताकत को बढ़ाएं और राज्य की ताकत को मजबूत करें और राज्य की शक्ति को
बल प्रदान करें। ठीक है सर, ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रविंद्र जी के पास जाते हैं। रविंद्र जी, आपने सबकी बात सुन ली होगी। देखिए, मनोज जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और बाकी के लोग, चलिए ठीक है, आशीष जी और थपलाल साहब तो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन राजेश जी ने भी जो बातें कही, क्या इनको आपने ध्यान से सुना? राजनीतिक विश्लेषक और राजेश जी की बातों पर अगर आप जाएं तो इनको तो आप ये भी नहीं कह सकते कि पिटे हुए नेता हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के आशीष जी को आपने कह दिया था। समस्याएं जिसकी तस है, सबको शिकायत है। देखिए, मैं माननीय तीर्थ पुरोहित जी को तो पढ़ा, इन्होंने शुरुआत अव्यवस्था हुई थी, बाद में स्थितियों को दुरुस्त किया गया, थोड़ा सा समय लगा लेकिन स्थिति दुरुस्त आ गई। लेकिन मनोज ध्यानी जी एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं। मुझे पता नहीं इन्हें राजनीतिक विश्लेषक क्यों बता दिया, ये तो एक पार्टी के अच्छे खासे प्रवक्ता है। अच्छा, इनके आगे तो कोई पार्टी का टैग लगा होना चाहिए था। और जैसे इनकी मर्यादा भाषा थी ना, आपने अगर इनकी भाषा को देखा हो तो जिस प्रकार से ये भाषा का प्रयोग कर रहे थे, इन्होंने लास्ट में आते आते ईवीएम पे दोष मढ़ दिया कि अगर यहाँ 5 सीटें जीते हैं तो ईवीएम की वजह से जीते। मनोज जी, आपके पास राजनीतिक विश्लेषक का, ठीक है, आपके पास टैग है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जैसी कोई हुनर आपके पास नहीं है। ना आपको ये पता है कि वहां पे जो नो ट्रैकर की डेथ हुई उसका क्या कारण था, ना आपको ये कारण पता। मतलब कुल मिला के मुझे बड़ा उससे मैं बैठा था, मैंने कहा एक व्यक्ति है काफी देखने में पर्सनैलिटी काफी प्रभावित है, कुछ अच्छा बताएंगे, लेकिन मेरे को सिर्फ एक सर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं आप रविंद्र जी, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए, जो उन्होंने बोला मैंने तो उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत मैं सम्मान करता हूँ, मैंने कहा मैं इनके व्यक्तित्व को देखे प्रभावित हुआ जब इनको सुना, लेकिन जब सुना तो जब ईवीएम का नाम ले दिया तो देखिए गरिमा जी, फिर कहते हुए मैं कहूंगा कि देश की जो जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को लेके ये लगातार सवाल उठाते हैं ऐसे लोग, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा से बंधे हुए हैं जहां से इनको पोषित किया जाता है। अब ये तो यही बता पाएंगे कि कहां से पोषित होते हैं। बाकी मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से, देखिए, मैंने पिटे हुए नेता इसलिए कहा था क्योंकि जैसी भाषा का ये लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे इनकी गरिमा दोसानी जी हो, चाहे पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष हो इनके, तो माननीय मुख्यमंत्री को लेके एक गरिमापूर्ण बात करनी चाहिए। अगर आपको विरोध भी करना है तो आप भी कम से कम उसको एक गरिमा के साथ करें विरोध। जब आप इस तरीके कहेंगे, और देखिए आपके मुद्दे भी पिटे हुए हैं, जनता ने आपके मुद्दों को भी पीटा है, वो नहीं माने सिर्फ। हाँ, देखिए, मैं एक और बात कहूंगा, पूरे देश भर में एक नहीं, बात लेकिन सर सवाल सीधा है कि क्या आपने समस्याओं का समाधान कर दिया? बताइए। अब आपने मैंने 2 लोगों का नाम लिया आपसे बिल्कुल खुलकर। सबसे पहले कहा कि राजेश जी और राजनीतिक विश्लेषक मनोज ध्यानी जी। ठीक है, वो राजनीतिक विश्लेषक है क्योंकि उनके ऊपर किसी पार्टी का ठप्पा नहीं लगा, इसलिए आप बड़ी आसानी से उनको टारगेट कर सकते हैं। राजेश जी ने भी कुछ बातें कही थी, क्या वो आपको सुनाई नहीं दी? नहीं, मैंने बोला, राजेश जी की बात का जवाब दिया मैंने, उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बोली है। वही बात खजानदास जी ने बोली। आप बताइए कि हमने कोई इसमें छुपाने वाली, हमारे माननीय प्रवक्ता आपके चैनल पे अभी बोल के गए हैं कि शुरुआत में परेशानियां हुई थी लेकिन बाद में दुरुस्त किया, वही राजेश जी ने बोला। अब अगर बगैर जानकारी के आप पेड़ काटने की बात तो करते हैं, आप विकास की बात, जब आपको संसाधन उपलब्ध कराने हो तो उसकी बात नहीं करते। हजारों एकड़ जंगल की भूमि इस प्रदेश की लोगों ने कब्जे करी हुई थी, जो आज खाली कराई है इस मुख्यमंत्री ने। आपने उस पर तो बात उठाई नहीं। आपको अग्निवीर की नॉलेज ही नहीं है कि अग्निवीर में क्या होना है, कितने लोगों की भर्ती हो रही है, क्या पहले वाली स्थिति जैसी है, आपको मनोज जी पता ही नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट से बात करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा अग्निवीर को लेके, क्योंकि आपको डांटे हो गए तो पोषित है किसी एक विचारधारा से, आपको पोषित उसका आहार है। नहीं, अग्निवीर जैसा मुद्दा जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ ये मुद्दा ये मनोज जी उठा रहे हैं? ये कोई इकलौते व्यक्ति हैं जिनकी ओर से इस मुद्दे पर कुछ कह दिया गया? देखिए, मुद्दा उठाना विषय अलग है लेकिन झूठ बोलना अलग है। मनोज जी ने जो बात उठाई है उसमें झूठ ज्यादा है, मुद्दा कम है। आप ये कह रहे हैं कि इनको अग्निवीर देके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आपको पता है 25% उसमें से जाके रेगुलर भर्ती में जाएंगे।
सर देखिए, उसी ये में से अग्निवीर निकल पे के डिबेट पर्दे नहीं है। देखिए ही बात कर लेना, तो आपके देखिए, आपके पार्टी के देखिए, एनालिसिस में कुछ चीजें निकलकर सामने आई है जिसमें ये कहा गया कि अग्निवीर कहीं ना कहीं सीटें कम होने का, प्रतिशत कम होने का एक बड़ा मुद्दा है। हरियाणा जैसे राज्य में जो सबसे अहम मुद्दों में से एक था, वहां पर आपकी पार्टी की स्थिति का नतीजा आपने देखा, और कुल मिलाकर लोकसभा के नतीजों में भी आपने उनका असर देखा। तो ये मत कहिए कि कोई मुद्दा ही नहीं था, इन मुद्दों ने आपकी सर खटिया खड़ी कर दी है। देखिए, झूठ बोलने का असर तो रहेगा ना, ये खुद भी भुगत रहे हैं। आज जिस प्रकार से 8500 रुपए लेने के लिए लोगों की लाइन लग रही है, ये भी तो इसी का हिस्सा है ना। ठीक है, आप ये भी तो माने। गोली खाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है सर। आपने कहा था हम युवाओं को नौकरी देंगे। हाँ, तो वो लेकिन लोग सर हैं, आप कुछ तो कुछ मांग चीजें रहे हैं स्वाभाविक होती हैं। मुझे लगता है आम जनता को भी समझना चाहिए। जैसे आम जनता कहते हैं ना कि सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन ये बट ऑब्वियस होता है कि सरकार बनने पर उन चीजों को पूरा किए जाने की बात होती है सर। अब कोई क्या कर रहा है उस पर ये सिर्फ इस लिहाज से बात नहीं होनी चाहिए। आप भी एक व्यक्ति हैं, इस चीज को उस लिहाज से समझिए कि कम से कम आम जनता से जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे वो क्या सोच कर किए थे और क्या कह कर किए थे। उन्होंने कहा था हमारी पार्टी आएगी, सरकार बनेगी, तब ऐसी ऐसी चीजें होंगी। मैनिफेस्टो तैयार आपने भी किया है, आपकी पार्टी सत्ता में आई तब आप उसे पूरा कर पाएंगे। जनता पोस्ट ऑफिसों में हाँ, जनता जा रही है, लेकिन उस जनता को समझना चाहिए कि जो दावा और वादा किया गया था वो किस स्थिति के लिए किया गया था सर। ठीक है, मैं ठीक यही है। बता रहा हूं। देखिए, झूठ का असर होता है। आपने जो अग्निवीर का बताया ना हरियाणा में, हाँ, मैं बिल्कुल उसी असर झूठ होता का है। जवाब दे रहा हाँ, हूं। ठीक झूठ है। का सफल असर होता है। अगर हाँ। हमारे पे हुआ है तो इन पे भी दिख रहा है। ठीक है, ठीक है ये आशीष, झूठ का असर इन ठीक पे है, भी दिख रहा है। ठीक है सर, लौटेंगे। आशीष जी, झूठ का असर होता है, अब असर को किस तरीके से देखें, पूरे देश में देख लें या उत्तराखंड में देख लें? क्योंकि देश में तो दिखा, लेकिन उत्तराखंड में फिलहाल टस से मस नहीं हुआ। अनम्यूट सर, अनम्यूट कीजिए। गरिमा मैडम, मैं अपने रविंद्र भाई को ये कहना चाहूंगा, इनसे जिस मुद्दे पर बात की इन्होंने उस मुद्दे की बात नहीं की। इन्होंने इधर उधर घुमा दिया और जो राजनीति विशेषज्ञ हैं उनके ऊपर ही सवाल निशान खड़ा कर दिया। अगर उन्होंने भाजपा के पक्ष में नहीं बोला, भाजपा की चापलूसी नहीं की, तो वो आतंकवादी है। वो जो समर्थन करे वो ठीक, और जो सच बोल दे उससे बड़ा बेईमान आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं। तो बड़ी ये ऐसी बात है। और रविंद्र भाई बता रहे थे कि कई लोग जो है हमारे यहाँ पैसा मांगने आ रहे हैं। तो रविंद्र भाई, लोग आ नहीं रहे, वो आप भेज रहे हैं। हमने कहा, कब कहा था? जब सरकार बनाएंगे। जब सरकार बनेगी तो देंगे। हमने कहा, वादा किया है, वादा निभाएंगे। पर भाजपा वालों पे कोई काम धंधे तो है नहीं, बेईमानी का इनका काम है। ये अपने ही कार्यकर्ताओं को वहां भेज रहे हैं कि जाओ पैसा मांग के लाओ बुर्का पहना के। तो इतने तुच्छ और नीच राजनीति बंद करो। जनता ने आप लोगों को सबक सिखा दिया है। जिस प्रकार से आपने जो भी 10 लाख पार का वादा करते थे, 10 लाख वोट से पार करेंगे मोदी जी को 1.5 लाख पर खड़ा कर दिया और अयोध्या और आसपास की सीटें हराकर आपको जवाब दिया। हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होगी, काम के नाम पर राजनीति करनी पड़ेगी। झूठ बोलना बंद करो। और हमें कह रहे थे कि हम उत्तराखंड की छवि खराब करते हैं। उत्तराखंड की छवि तब खराब नहीं होती जब उत्तराखंड के अंदर अंकिता हत्याकांड हो जाता है। उस समय उत्तराखंड की छवि खराब नहीं होती। अगर हम बोलते हैं कि 4 धाम की व्यवस्थाएं सही करो, दुरुस्त करो, तो उत्तराखंड की छवि खराब हो जाती है। इस तरह का झूठ बोलना बंद करो। आपका काम है। देखिए, अभी राजनीतिक विशेषज्ञ भी थे और खुद तीर्थ पुरोहित बैठे हुए हैं जो बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समस्याओं पर ध्यान दो। आप विपक्ष को कोसने पे मत ध्यान दो कि विपक्ष गलत बोल रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है। विपक्ष के लिए मत बोलो। अगर आपको समस्याएं आपके संज्ञान में आ रही है तो निश्चित ही सरकार का काम है समस्याओं को दूर करना। तो एक 6 महीने का सीजन होता है 4 धाम का, उसमें भी अगर उस सीजन में काम नहीं कर पाएंगे तो कब काम करेंगे? पूरे साल भर का खर्चा उन लोगों का उसी काम से निकलता है। आज वहाँ हर व्यापारी, तीर्थ पुरोहित सब परेशान है। और मेरे खुद ही समझ नहीं आ रहा, देश के अंदर संत परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, बिजली पानी से लोग परेशान हैं, तब भी आप कैसे जीत जाते हैं? ये धर्म का चूरन कब खत्म होगा जो आप लोगों ने लोगों को चटा रखा है? लेकिन निश्चित ही इस बार जनता ने जवाब दिया है और आने वाले टाइम पर आपको जरूर करारा जवाब मिलेगा और आपका घमंड चूर चूर होगा। ठीक है, राजेश जी से बहुत कम शब्दों में। ठीक है सर, राजेश जी के पास चलेंगे। राजेश जी तीर्थ पुरोहित है। राजेश जी, देखिए, व्यापारी हो या फिर पंडा पुरोहित हो, सब तो नाराज हैं। फिर ये बीजेपी वाले ये दावा कैसे करते हैं कि सब ठीक है? राजेश जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। यूकेडी का थपलाल साहब हमारे पास में। थपलाल साहब बोलिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ
कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बातें कर रहे हैं, सीधा सीधा आपने देखा होगा कि पहले वर्षन में भी उन्होंने पिटे हुए बोला, दूसरे वर्षन में वो ऐसे व्यक्तित्व से उंगली उठा रहे हैं जो उत्तराखंड आंदोलन में जिन्होंने गोली खाई, इन्होंने कॉर्पोरेट अपनी बहुत अच्छी नौकरी छोड़कर उत्तराखंड आंदोलन में आए मनोज ध्यानी जी। उसके बाद आज इनको ये नहीं मालूम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि एक ऐसी एनजीओ के वो मेंबरान है उत्तराखंड में, एडीआर, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक जिसने ईवीएम पे सवाल खड़े किए, इनको कुछ पता ही नहीं। एबीसीडी और जो पर्यावरण, हिमालय पर्यावरण के बारे में निरंतर ये व्यक्तित्व लड़ रहे हैं, इसलिए उनको क्रोध आया जब कार उच्च हिमालय में पहुंचा दी गई है। उन्होंने खाली मूर्ति बोला और कोई मैं होता तुम बहुत टू टेल एनीथिंग। ऐसी सत्ता को कुछ भी कहने में, आज जो स्थिति हमारी व्यापारियों की है, सारी की सारी जो ऑल वेदर रोड है, इन्होंने हमारे सारे मेन बाजार बाईपास कर दिए और वो ऑल वेदर रोड भी नो वेदर रोड बनी हुई है। सारे लोग परेशान हैं इनकी जो बातों से देख करके। इन्होंने पूरे उत्तराखंड को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। इन्होंने अयोध्या में भेज कर एक स्टेट से ऐसे 1000 महिलाओं को हमारी इन्होंने अयोध्या भेजा और आज तुरंत अयोध्या से इनका वो मेंबर हारा तो वो राम का नाम लेना ही छोड़ दिया। तो ऐसे नकली हिंदुओं का इलाज करना पड़ेगा और जब तक ऐसे व्यक्ति। ठीक है, लेकिन देखिए बड़ी बात ये है ना, बड़ी बात ये है कि देखिए आप लोग दावा कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि जनता को ये डिसाइड करना होगा कि जो समस्याएं उसके सामने राज्य गठन के वक्त थी, क्या उनमें कमी आई है, क्योंकि जनता ये जो वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचती है वो ही अपने आने वाली सरकार को चुनती है। फिलहाल राज्य के होटल, अन्य कारोबारी नाराज हैं, इनकी नाराजगी कब दूर होगी देखना बहुत अहम होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो सीएम के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष का कहना है कि सीएम के पास फुर्सत नहीं है राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए। वो तो दूसरे राज्यों में पहले चुनाव में व्यस्त थे और अब सरकार गठन के बाद शपथ ग्रहण में लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्य की ओर सीएम का ध्यान नहीं है। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।